बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हमने अपना 16th चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका टाइटल है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। ये आपका बेसिक थर्ड और फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, आगे 6, 7 वगैरह में इसकी बेसिक सारी डेफिनेशन, इसकी जो डिटेल है, और 9th क्लास में भी कुछ वो आप पढ़ चुके हैं। तो ये बहुत आसान सा चैप्टर है, इसको आपने साथ साथ अच्छे से रिवाइज़ करना है। इसमें कुछ टर्म्स होंगी वो साथ साथ याद करनी है, उनकी एग्जांपल्स मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू इसमें से हो जाऊंगा, क्योंकि आपने ये चीज़ें सारी एक मरतबा पढ़ी हुई हैं पिछली क्लासेस में। सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन आएगी जी वो पहले ही पैराग्राफ में हुआ है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? 9th क्लास में आपने ये डेफिनेशन इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ी थी, और तब मैं बता भी चुका था कि इसका सिनोनिम इकोलॉजी भी है, लेकिन बाज़ जो साइंटिस्ट हैं, बाज़ बायोलॉजिस्ट हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इकोलॉजी है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स, या आप कह सकेंगे ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स तो यही होंगी ना कि उनका इन्वायरमेंट है साथ जो मौजूद है। इन्वायरमेंट इसमें बेसिकली आप लिख सकते हैं। तो उसका जो इंटर रिलेशनशिप है, उसकी जो स्टडी है वो इकोलॉजी कहलाती है। अब इकोलॉजी जो है, इसकी एग्जांपल मैं बाद में देता हूँ, पहले समझ लें। एग्जांपल से ही आप समझेंगे कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में और इकोलॉजी में क्या डिफरेंस है। बाज़ बायोलॉजिस्ट के नज़दीक इकोलॉजी में जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिस्कस किए जा रहे हैं, वो ओवरऑल सारे ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट पे असर या इन्वायरमेंट पे उन पर असर जो है आपस में, यानी जो उनका ताल्लुक है, उसको डिस्कस किया जाएगा। जबकि ये इकोलॉजी में है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्पेसिफिकली ह्यूमन के बारे में बात की जाती है, इंसान के बारे में स्पेसिफिकली बात की जाती है। बाज़ जो बायोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं इसमें कोई फ़र्क नहीं है जी, ओवरऑल है सारा कुछ। इकोलॉजी भी एक ही चीज़ है और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी एक ही चीज़ है। तो इसकी एग्जांपल में जैसे कि मैं अगर लिखूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये मैं तब तमाम एग्जांपल्स लिख के आपको बताई थी। ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब इसका लिखने का अंदाज एग्जांपल का सिर्फ इतनी एग्जांपल नहीं है। ये एग्जांपल आप लिखेंगे कि यानी इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, या इंसान के ना डायरेक्टली असर, ह्यूमन बीइंग्स that cause greenhouse effect, या human activities that cause greenhouse effect। ग्रीन हाउस इफेक्ट इन्वायरमेंट पे इंसान का असर है बेसिकली। तो और फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट का बदला है जो इंसान पे है, जो इसके असरात हैं, जो इसके खतरे हैं इसकी वजह से। या ओजोन डिप्लीशन में इंसान का रोल है, रोल ऑफ ह्यूमन इन ओजोन डिप्लीशन, और फिर इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन ऑन ह्यूमन। ये एग्जांपल्स आप बता सकते हैं, वो डायरेक्टली इंसान के साथ रिलेटेड हैं। इसके साथ बाकी जो इकोलॉजी की एग्जांपल, सीन इकोलॉजी, आर्ट इकोलॉजी वगैरह हैं, वो अलग से हैं। आगे फिर सक्सेशन वगैरह की एक है एग्जांपल, वो लिख सकते हैं। बहरहाल ये एग्जांपल एक मैंने आपको इस हवाले से बताई, लेकिन सिर्फ इतना नहीं, इसको एक्सप्लेन करेंगे बाकायदा एक लाइन में, डेढ़ लाइन में, कि जैसे एग्जांपल दी है, यानी रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ओजोन डिप्लीशन या इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, और फिर उसके बाकायदा असरात जो ह्यूमन पे, दोनों में से एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं। आगे जी है हमारे पास टर्म पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से पहले स्पीशीज़ जो है उसको समझना है। स्पीशीज़ जो है, आपको 9th में आपने पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रोह है जो एक जैसे हैं, एक जगह पे रहते हैं, एक वक्त में रह रहे हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ये इंटरब्रीड का क्राइटेरिया ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको डेफिनेशन में लिखा जा सकता है। तो स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ हो, उसके ऑर्गेनिज्म हो, सेम काइंड के हों, एक जगह रह रहे हों, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हों, वो मिल के सारे पॉपुलेशन बनाते हैं। यानी मिसाल के तौर पे एग्जांपल जैसे लिखी जाए, 10 हॉर्सेस इन अ फील्ड। एक फील्ड है, एक खेत है, उसमें 10 घोड़े बांधे हुए, 10 घोड़े फिर रहे हैं, तो वो उनकी पॉपुलेशन है। या पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान की पॉपुलेशन है, पूरी दुनिया की बता सकते हैं। या पाकिस्तान की पॉपुलेशन अब जो करंटली, वो बता सकते हैं कि ये पॉपुलेशन है ह्यूमन बीइंग्स की। तो पॉपुलेशन की एग्जांपल में ये आएगा। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी से अगला लेवल है जब मुख्तलिफ पॉपुलेशंस, यानी कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ इकट्ठी हैं, एक जगह पे रह रही हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज़ की मुख्तलिफ पॉपुलेशन एक ही जगह रह रही हैं, आपस में इंटरेक्ट है, उनका आपस में लेन देन है, किसी न किसी किस्म का कोई रिलेशन है, वो कहलाती है कम्युनिटी। कम्युनिटी में आगे टाइप्स आती हैं, 2 तरह की कम्युनिटी होती है। एक होती है कॉम्प्लेक्स और एक होती है सिंपल। इसका फ़र्क भी आप पढ़ चुके हैं 9th में।
इसमें पॉपुलेशन की तादाद ज़्यादा होती है, मोर नंबर ऑफ पॉपुलेशंस, इसमें पॉपुलेशंस काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। इसमें लेस नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इसमें पॉपुलेशन की तादाद भी कम है और पॉपुलेशन के मौजूद जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो मेंबर हैं वो भी कम हैं, वो सिंपल कम्युनिटी होती है। इसकी एग्जांपल फॉरेस्ट, पॉन्ड, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ईटीसी, ये सारे हैं। जबकि इसकी एग्जांपल फॉलन लॉग है, गिरा हुआ अगर तना है लकड़ी का, गिरा हुआ है, कटा हुआ है, वो पड़ा ज़मीन के, उसके साथ घास उग गई है, उसमें अगर दीमक पड़ गई है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्जे वगैरह आ गए हैं, तो वो सिंपल कम्युनिटी होगी। यहाँ तक कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, ये हमारे पास डेफिनेशंस हैं। फिर आ जाते हैं जी हम इकोसिस्टम के हवाले से बात कर लेते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम किसे बोलते हैं, और फिर बायोस्फीयर के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बायोस्फीयर ही लिख देते हैं। बायोस्फीयर, इसको उर्दू में बोलते हैं कुर्रे हयात। बायो मीन हयात, जिंदगी की रिलेटेड है, स्फीयर कुर्रे को कहते हैं, पूरे कुर्रे हयात। ज़मीन जो है, ज़मीन का सारी की सारी ज़मीन वो, या ज़मीन की जो एटमॉस्फेयर है इसके, सारी की सारी में लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहते, ना ही रह सकते हैं। एक बारीक तह कह सकते हैं, एक छोटा एरिया कह सकते हैं जिस जहाँ पे तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो बायोस्फीयर कहलाता है। तो आपने कहना है पार्ट ऑफ अर्थ inhabited by, inhabited नहीं, inhabited by all organisms, या आप कह सकते हैं in which all ecosystems are present, वो कहलाता है बायोस्फीयर। इसकी थिकनेस जो है वो तकरीबन 20 किलोमीटर है अबव एंड बिलो द ग्राउंड। ओ टोटल, इसके बाहर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी किस्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता, चाहे यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, इसके बाहर नहीं हो। तकरीबन राउंड अबाउट 20 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। और इसकी अगर आप मिसाल देना चाहें, जैसे बुक में दी हुई है, सेब है, सेब पूरी ज़मीन समझ लें, तो उसके ऊपर जो उसका छिलका है बारीक सा, ये जो छिलका है, जितनी छिलके की मोटाई है सेब के हिसाब से, इतना ही बायोस्फीयर है ज़मीन के हिसाब से, पूरे स्फीयर के हिसाब से। तो ये बायोस्फीयर है जी, इसमें तमाम इकोसिस्टम मौजूद होते हैं। इसकी ये थिकनेस, इसकी डेफिनेशन। अब आ जाते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम आप किसे बोलते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं द सिस्टम formed by the interaction of living and non-living things। जिंदा जानदारों और नॉन लिविंग थिंग, बेजान चीज़ों के दरमियान ताल्लुक से बनने वाला जो सिस्टम है वो कहलाता है जी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, जिनमें एक है बायोटिक और दूसरे हैं एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट जो लिविंग हैं, सारे के सारे लिविंग होते हैं, वो कहलाते हैं जी बायोटिक कंपोनेंट। किसी भी चीज़ के शुरू में ए लग जाए, बायोटिक के शुरू में ए लगे तो इस लफ्ज़ की, बाद में लफ्ज़ की नफ़ी कर दे, तो ए बायोटिक नॉन लिविंग, जैसे बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस। बायोटिक में एग्जांपल एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे, 5 के गिनम जितने भी हैं। नॉन लिविंग में लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, ह्यूमिडिटी,
वाटर, एयर, ऑक्सीजन वगैरह, इसमें तमाम चीज़ें वो आ जानी है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बायोटिक हैं कंपोनेंट इन्वायरमेंट के, इकोसिस्टम के, जबकि ये वाले बायोटिक कंपोनेंट हैं। आगे बायोटिक कंपोनेंट की जो मुकम्मल डिटेल है इंशाल्लाह वो हम कल करेंगे। यहाँ तक आपने याद करना है, जितनी इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उनकी एग्जांपल्स हैं, वो बेसिकली आपने यहाँ तक याद रखनी है। अल्लाह हाफ़िज़।